नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राहु। बेसिकली अगर राहु के बारे में जानकारी ली जाए और राहु के बारे में बात करी जाए तो राहु को मैलेफिक प्लैनेट कहा जाता है, क्रूर ग्रह कहा जाता है, जो कि ज्योतिष में भ्रम का कारक है, ज्योतिष में अकस्मात घटनाओं का कारक है, अचानक घटनाओं का कारक है और असीमितता, लिमिटलेस चीज़ों का कारक है। बेसिकली जब हम राहु के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले ये चीज़ सोचना समझना ज़रूरी है कि राहु काम किस तरीके से करता है। तो चंद्रमा जो प्लैनेट है, चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा के दोनों ओर, जिस एक्सिस पर चंद्रमा परिक्रमा करता है उस एक्सिस के दोनों ओर नॉर्थ और साउथ नोड जो होती हैं उन्हें राहु और केतु कहा जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रहों की संज्ञा प्राप्त है, उन्हें ग्रह नहीं कहा गया है और ना ही राहु और केतु को किसी राशि का मालिकाना हक प्राप्त है, उसे किसी की भी राशि की ऑनरशिप प्राप्त नहीं है। लेकिन क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं तो फिर भी वो किसी राशियों में उच्च के होते हैं, कुछ राशियाँ उनकी सम मानी जाती हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो मून की, चंद्रमा की नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। तो अगर हम रियल टाइम एनवायरनमेंट में बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है, राहु जो है वो भ्रम का, भौतिक सुखों का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है। तो अगर हम ये देखें, यही तो है जीवन कि चंद्रमा हमारा मन और वो फंसा हुआ है दो चीज़ों के बीच में, मोक्ष और भौतिक सुख। तो एक तरफ भौतिक सुख बोलते हैं कि तुम हमारे लिए आए हो, तुम हमें प्राप्त करने के लिए आए हो, और दूसरी तरफ मोक्ष हमें खींचता है कि नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है और हमारा जो यहाँ इस दुनिया में आने का मकसद है वो कुछ और ही है। और इन दोनों चीज़ों के बीच में ही, इन दोनों छाया ग्रहों के बीच में ही हमारा मन है। अगर हम कुंडली में भी देखेंगे तो हमेशा 180 डिग्री के डिस्टेंस पे मिलते हैं राहु और केतु, आमने सामने। तो इसी उधेड़ बुन में हमारा जीवन निकल जाता है, हमारा मन विचलित रहता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। कभी वो भौतिक सुखों की तरफ भागता है और कभी कभी सब चीज़ों से मन हट जाता है। तो आज हम राहु के बारे में इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारी लग्न कुंडली है, तो आज हम इसी को ही बेस मानकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम पोजीशंस की बात करेंगे वो लग्न कुंडली से पोजीशंस की बात करेंगे। अगर ये कहें हम कि ये लग्न कुंडली है हमारी, ठीक है। तो राहु कुछ घरों में, कुछ भावों में और कुछ राशियों में शुभ माना जाता है और कुछ राशियों में खराब माना जाता है। ये चीज सोचने और समझने वाली है कि राहु कितना भी शुभ हो जाए लेकिन उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ज्योतिष की बुक्स में बहुत ज्योतिषों ने अपने अपने तथ्य, अपने अपने परिणाम, अपने अपनी नॉलेज को शेयर किया है, लेकिन कोई भी कभी राहु को समझ नहीं पाया पूर्णतः। राहु चाहे कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन वो भ्रम की स्थिति जरूर पैदा करता है। वो समाज से हटी हुई चीज़ें जरूर कराता है जो समाज को एक्सेप्ट नहीं होती हैं। राहु हमेशा उसका कारक है। राहु हमेशा चैलेंज देने का कारक है। व्यक्ति राहु की महादशा, अंतरदशा में हमेशा चैलेंज करेगा उन चीज़ों को जो कि देखने में पॉसिबल नहीं है। जैसे आजकल एआई चल रहा है, तो एआई भी ऐसी चीज़ है जो हम पॉसिबल नहीं मानते थे एक टाइम पे, आज की तारीख में हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं राहु का ही इफेक्ट है। कभी जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, कभी कभी कुछ हम ऐसे काम करते हैं जो समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों का कारक राहु है। अचानक चीज़ें दे देता है, अचानक रिजल्ट दे देता है। अति संपत्ति का कारक भी राहु है। जो भी व्यक्ति आपको लिमिटलेस चीज़ें करता हुआ नजर आएगा वो राहु से प्रभावित है। अगर कोई आपको गैंगस्टर भी दिखाई दे रहा है तो एक लिमिट से पार जाकर वो काम कर रहा है, वो भी राहु का ही कारक है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिश्रम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी राहु का कारक है। तो कुछ भी अगर आप देख पाएँ अपने आजू बाजू जो आपको लगे अरे ये तो कुछ अलग ही काम कर रहा है, कुछ अलग हटके काम कर रहा है, या कुछ इसने ऐसा अचीव किया है जो कि पॉसिबल नहीं था, वो राहु का ही कारक है।
तो राहु कुंडली में कुछ भावों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे जो कि ज्योतिष की दृष्टि से लोग मानते हैं, और फिर मैं अपने भी आपको विचार बताऊंगा। तो राहु लग्न में बहुत अच्छा माना जाता है, राहु दूसरे भाव में अच्छा माना जाता है, राहु तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है, राहु छठे भाव में अच्छा माना जाता है, और 10वें और 11वें भाव में राहु अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ राशियों में भी राहु अच्छा माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं पहले नंबर की राशि जिसे कि मेष कहते हैं, राहु बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर की राशि जिसे कि वृष राशि कहते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे नंबर मिथुन में अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद छठे नंबर की राशि कन्या में अच्छा माना जाता है। फिर 10 नंबर की राशि मकर में अच्छा माना जाता है। फिर 11वें नंबर की राशि कुंभ में अच्छा माना जाता है। तो राहु इन राशियों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, इन घरों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेष में वो एक तरीके से सम राशि का माना जाता है, वृष में भी सम ही राशि का माना जाता है, मिथुन में भी लगभग सम ही राशि का माना जाता है, कन्या में उसे उच्च कहते हैं। और क्योंकि राहु जो है वो शनि मत प्रभाव देते हैं, इसलिए मकर और कुंभ जो कि शनि की राशियां हैं उनमें भी राहु अच्छा माना जाता है। तो राहु की अगर दृष्टियों की मैं बात करूं तो वैसे कहा जाता है कि राहु की कोई दृष्टि नहीं होती, फिर भी जितना पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर पता चलता है राहु की पहली ये थोड़ा गलत हो गया, राहु की 7वीं 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। दृष्टि प्रभाव अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी मैं बता दूं कि हर ग्रह की अपनी कुछ दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठता है वो ग्रह वहां उस भाव को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन जिन घरों पे वो दृष्टियां डालता है, जिन भावों में वो दृष्टियां डालता है, उनको भी किसी परसेंटेज में प्रभावित करता है। तो अगर मैं कहूं कोई ग्रह किस किस भाव को प्रभावित करेगा, जहां वो बैठेगा वहां प्रभावित करेगा, जहां पर दृष्टियां डालेगा वहां प्रभावित करेगा, और जहां पर उस ग्रह की राशियां होंगी वहां प्रभावित करेगा। तो क्योंकि राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती है, इसलिए राहु जहां बैठेगा उस घर को प्रभावित करेगा, उस भाव को प्रभावित करेगा। उससे 5वीं दृष्टि जहां जाएगी, जिस भाव पर जाएगी उसे प्रभावित करेगा, 7वीं दृष्टि जाएगी उसे प्रभावित करेगा, और 9वीं दृष्टि जाएगी उसे प्रभावित करेगा। तो अगर हम गिने किस तरीके से दृष्टि के संबंध गिनेंगे हम, जैसे कि राहु अगर सपोज कीजिए पहले घर में बैठा है तो इसकी 5वीं दृष्टि 5वें स्थान पर आएगी, 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर आएगी, और 9वीं दृष्टि 9वें स्थान पर आएगी। कैसे गिनी जाती है दृष्टि? जहां पर कोई ग्रह बैठा है उसे नंबर 1 कंसीडर करेंगे। पहला 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं दृष्टि हो गई। जहां से दृष्टियां गिननी शुरू करनी है वहां से हम गिनना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ राहु सपोज कीजिए प्रथम घर में बैठा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि हो गई। ऐसे ही राहु अगर दूसरे घर में बैठा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि छठे घर पर आ गई। ठीक है, ये जो कुंडली हम लेकर चल रहे हैं ये काल पुरुष की कुंडली लेकर चल रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन से स्टार्ट होती है। आपकी कुंडली में कोई और नंबर स्टार्ट हो सकता है, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ उस टाइम पर यूनिवर्स की क्या पोजीशन थी, जहाँ पर आपका जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ उसके हिसाब से कुंडली बनती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लग्न का राहु कैसे परिणाम देता है, तो लग्न का राहु सबसे पहले तो सोच ऊंची बना देता है, लिमिटलेस बना देता है, जो कि मैंने आपको बताया लिमिटलेस बना देता है। तो उस व्यक्ति के सोचने की कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी सोच सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा, बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ, बाकी ग्रहों के प्रभाव देखकर ये पता चलेगा। लेकिन जो लग्न में राहु बैठा है, लग्न में राहु बैठकर आदमी को बहुत ज़्यादा कल्पनाशील, बहुत ज़्यादा सोचने वाला बना देता है। वो हमेशा ख्यालों में खोया रहता है, वो हमेशा कुछ सोचता रहता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है, इसलिए मैं पहले घर के राहु को अच्छा नहीं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, जाहिर सी बात है कहीं ना किसी प्रभाव में वो अच्छा रिजल्ट दिखाता है, लेकिन हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। सबसे पहली चीज़ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, हमेशा कुछ सोचता रहेगा। और सबसे पहली बात यह है कि जहाँ राहु बैठता है हमारे जीवन में ऑब्सेशन ला देता है वहाँ पर, तो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा। उसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होंगे कि अरे मुझे कोई इज्जत नहीं करता है, मेरे काम की कोई प्रशंसा नहीं करता है,
ठीक है, और मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मैं, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा और वो ऑब्सेशन रहेगा उसे अपने बारे में, उसे अपने बारे में ऑब्सेशन रहेगा। और जब राहु पहले घर में बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, भ्रम की स्थिति रहती है संतान पक्ष को लेकर। राहु जहाँ बैठता है झगड़े करवा सकता है। प्रथम घर में अगर राहु बैठा है, क्योंकि असामाजिक काम भी करवाता है, तो 5वां भाव प्रेम संबंध का होता है, तो किसी ऐसी व्यक्ति से प्यार हो सकता है जो कि हो सकता है कि आपकी कास्ट का ना हो, या जिसे आपके परिवार वाले समाज एक्सेप्ट ना करे, इस तरीके का हो सकता है। यहाँ पर बैठकर उसकी 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर होगी, मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। राहु की महादशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं आपकी अपने पार्टनर से काफ़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर जब राहु बैठेगा लग्न में तो वो 9वें ग्रह पर दृष्टि डालेगा। 9वां ग्रह भक्ति का भाव होता है। हो सकता है अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो धर्म में आस्था रखता हो, लेकिन दुनिया को दिखाकर काम करेगा। कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ दुनिया को दिखाकर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, हर एक का पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो दिखाने में बिलीव करेगा। कहीं तीर्थ स्थान पर जाएगा तो सबको बताएगा कि मैं वहाँ गया था, इस तरीके का प्रभाव उसका होगा। दूसरे और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने की है कि राहु अच्छा बैठा है या खराब बैठा है। तो राहु इनमें से अगर किसी राशि में है तो उसे अच्छा गिना जाएगा प्रथम भाव में। कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव ज़्यादा आएंगे, बुरे थोड़े कम आएंगे, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति देखना भी ज़रूरी है। राहु के ऊपर कहाँ से दृष्टिगत प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा ग्रह राहु के साथ युति में है, ये भी प्रभावित करेगा। राहु और केतु इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं उन ग्रहों का जो उनके साथ युति और दृष्टि संबंध में आ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने की है, ठीक है। और अगर ये माना गया है कि राहु अगर किसी के साथ युति संबंध में हो तो उस ग्रह के भावों को एक्सेलरेट कर देता है। अच्छे या बुरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है अच्छे हो सकता है बुरे हो, वो उस ग्रह की दृष्टि पे, उस ग्रह के पोजीशन पे, उस ग्रह की स्थिति पे निर्भर करेगा। और साथ में राहु उस ग्रह को एक्सेलरेशन तो देता ही देता है। अगर राहु अकेला बैठा हो तो उस भाव में जो भी राशि बन रही है उसके राशि स्वामी को एक्सेलरेशन दे देता है। जैसे कि यहाँ पर राहु अगर प्रथम भाव में बात करूँ, मेष के साथ बैठा है, मेष का स्वामी कौन है, मेष का स्वामी मंगल है, तो वो मंगल को एक्सेलरेशन दे देगा। जैसे कि यहाँ पे व्यक्तित्व प्रभावित होगा पहले भाव में, तो मंगल को एक्सेलरेशन क्या देगा, तो वो क्या होगा, जल्दीबाजी आ जाएगी नेचर में, एग्रेशन आ जाएगा नेचर में, थोड़ा सा हार मानने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इस तरीके के भाव थोड़ा सा रखना, इस तरीके की रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दूसरे भाव के राहु की बात करते हैं। दूसरे भाव में जब राहु बैठेगा, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इनमें से किसी राशि में बैठेगा, तो दूसरे भाव में जब राहु इनमें से किसी राशि में बैठेगा तो वहाँ पर लिमिटलेस चीज़ें होंगी संपत्ति को लेकर। धन संचय का भाव है, तो राहु की महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, बहुत अच्छे पैसे जोड़ सकता है, और चमत्कारिक रूप से उसकी इंक्रीमेंट होगा, चमत्कारिक रूप से उसकी इनकम बढ़ेगी यहाँ पर बैठकर अगर राहु होगा तो। दूसरे भाव में जब राहु बैठेगा तो उसकी दृष्टि छठे भाव पर भी होगी, और छठे भाव पर जब दृष्टि होगी तो उस टाइम पर हो सकता है कि उसे कुछ रोग भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके कुछ लोगों से झगड़े हो जाएं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का कारक है। उसकी जॉब में अकस्मात चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई स्विच मार दे या कुछ चेंज आ जाए। अगर इन राशियों में बैठे हैं तो कुछ अच्छे चेंज आ सकते हैं डेफिनेटली। अगर किसी और राशि में बैठे हैं, क्योंकि और राशियों में अच्छे परिणाम नहीं देगा, तो हो सकता है कि अकस्मात चेंज आ जाए जो आपके लिए अच्छे ना हो। वाणी को प्रभावित करेगा, आपकी वाणी विवादास्पद हो जाएगी, विवाद की स्थिति पैदा करेगी आपकी वाणी यहाँ पर बैठकर। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सोचने की है, समझने की है। वाणी प्रभावित होती है यहाँ पर, ये हमारे खान पान का भाव है। यहाँ पर बैठकर राहु जो है, दूसरे भाव में बैठकर राहु हमेशा खान पान से रिलेटेड चीज़ों को गलत आदत डालता है। खान पान अच्छा नहीं होगा, ये डेफिनेटली है। यहाँ पर बैठे हुए राहु अगर किसी का यहाँ पर बैठा है तो उसका खान पान अच्छा नहीं होगा। ये बात अलग है, अगर इनमें से किसी राशि में बैठा है अच्छा है तो
हो सकता है कि वो अपनी इन आदतों पर कंट्रोल कर ले आगे जाकर। लेकिन अगर और किसी राशि में बैठा है तो शायद उसका कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। छठे भाव को हम डिस्कस कर चुके हैं कि छठे भाव पे उसकी दृष्टि जाएगी तो क्या होगा। इसके साथ जो दूसरी दृष्टि जाएगी उसकी जाएगी आठवें भाव पर। अकस्मात कोई चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। अगर अच्छा बैठा है, इनमें से किसी राशि में बैठा है तो अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। लेकिन अगर बुरा बैठा है तो कुछ अचानक ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, दुर्घटना हो सकती है कोई भी। तो दूसरा भाव और दूसरे भाव में बैठकर नौवीं दृष्टि 10वें भाव को होगी, कैरियर इंपैक्ट होगा ऐसे टाइम पर। अगर राहु किसी और राशि में बैठा है, खराब प्रभाव में बैठा है, तो उस टाइम पर आपकी जॉब पर संकट आ सकता है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। तो कर्म भाव से रिलेटेड थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है उस टाइम पर। और हो सकता है कि आपकी जॉब में बहुत अच्छा चेंज हो अगर आपका राहु इनमें से किसी राशि में बैठा है। तीसरे भाव का राहु अगर हम डिस्कस करें तो तीसरे भाव के राहु में पराक्रम होता है, क्योंकि पराक्रम का कारक है। तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का तीसरे भाव का राहु देखने को मिला है। तीसरे भाव का राहु जब भी बैठता है, अगर अच्छा बैठा है, तो देखा गया है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर आते हैं, लेकिन उन संघर्ष को, उन डिफ़िकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटी बनाकर वो बहुत ही अपार लेवल की सफलता अर्जित करता है। तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का भी है। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े से ख़राब हो जाते हैं अगर राहु यहाँ पर बैठा हो, अच्छा बैठा हो तब भी यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। नेटवर्किंग का भाव है, इस भाव में बैठकर राहु जो है आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनाता है। आपका लीडरशिप की आपके अंदर क्वालिटी आ जाती है, आपका बहुत लोगों से मेल मिलाप हो जाता है, बड़े बड़े लोगों से संबंध होते हैं। यहाँ पर बैठकर अगर राहु बैठा हो, उसकी जो पांचवी दृष्टि होगी वो सातवें भाव पर होगी। अगेन आपका जो मैरिटल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकता है आप समाज से हटे हुए कुछ काम करें, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल सकता है अगर यहाँ पर तीसरे भाव में राहु बैठा है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यापार का भी कारक, व्यापार का कारक है, व्यापार का कारक है सातवां घर। तो व्यापार में भी आपके थोड़ी सी उठापटक आ सकती है, अचानक मूलचूल चेंज हो सकते हैं, ये चीज़ अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं आपके व्यापार में अगर तीसरे भाव का राहु है। और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो महादशा अंतर्दशा में ज़्यादा होंगी। 11वें भाव पर दृष्टि आएगी, तीसरे भाव पर राहु जब बैठेगा 11वें भाव पर दृष्टि में आपकी आय बढ़ेगी। अचानक आप देखेंगे कि है ना आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर बैठकर राहु जो है वो 11वें भाव में इनकम तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है। तो 11वें भाव को जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं हम कि आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। डेफिनेटली इनकम का भाव है 11वां भाव, लेकिन इनकम बढ़ेगी तो साथ में क्या आएगा, खर्चा आएगा, क्योंकि 11वां भाव आय का कारक है तो उसके साथ साथ महत्वाकांक्षाओं का भी कारक है। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तो 11वां भाव जब पॉजिटिव होता है, 11वां भाव जब रोल में होता है तो लोग कहते हैं इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। और कभी कभी आप खर्चे अपनी इनकम से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं क्योंकि महत्वाकांक्षाएं भी तो उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ ज़रा सोचने वाली बात है। छठे भाव में अगर राहु बैठेगा तो छठे भाव में इनमें से किसी राशि में बैठकर शुभ हो जाएगा। तो छठे भाव का राहु शत्रु हंता योग बना देता है, आपका कोई शत्रु आपके सामने नहीं टिकेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि छठे भाव में जब राहु बैठता है तो यहाँ पर दुश्मनी भी कराता है। आप अपने शत्रुओं पर तब भारी पड़ेंगे जब आपके शत्रु बनेंगे। तो यहाँ पर आपका शत्रु बनेगा, आप कोई लोन ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का जो कारक बनता है जॉब का भी कारक बनता है। छठा भाव जॉब का कारक है, तो जॉब से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी इस टाइम पे अगर राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो। रोग ऋण शत्रु का कारक है, छोटे मोटे कोई रोग भी हो सकते हैं। अगर अच्छा बैठा है राहु तो छोटे मोटे में आप निमट जाएंगे, अगर खराब बैठा है तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोग दे देगा, और ऐसा रोग देगा कि आप डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा उस रोग को। आप टेस्ट कराएंगे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आपको होगा, इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो कभी किसी की पकड़ में नहीं आएगा। तो तीसरे भाव का राहु यहाँ पर हम बात कर रहे थे छठे भाव में, तो छठे भाव का राहु ये चीज़ें देगा। तो छठे भाव के राहु की पांचवी दृष्टि जो होगी 1 2 3 4 5 10वें भाव पर होगी। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया 10वें भाव पर जब दृष्टि आएगी तो वो आपकी कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल के चेंज करेगा। 12वें भाव में जब राहु की दृष्टि आएगी छठे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि आएगी, और 7वीं दृष्टि से राहु यहाँ पर आपकी नींद को कम कर देगा। शयन का भाव है, खर्चे आपके बढ़ा देगा और आपकी नींद कम हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि आपको नींद कम आनी शुरू हो गई है। तो
12वें भाव पर दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाएगी इसकी। और फिर उसके बाद दूसरे भाव पर दृष्टि आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे भाव पर कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। इस तरीके के इम्पैक्ट आएंगे। दूसरे भाव पर अगर राहु बैठता है या दूसरे भाव को कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने कुटुंब से, परिवार से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और अगर राहु खराब प्रभावित है, अगर राहु खराब स्थिति में बैठा है, या तो दूसरे भाव में खराब स्थिति में बैठा है या कहीं बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि उसकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि हो सकती है, और खराब दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे टाइम पर आपके परिवार में पॉलिटिक्स हो सकती है। आपके भाई बहन, आपके माँ बाप आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे। परिवार में शांति नहीं मिलेगी, भ्रम की स्थिति रहेगी, सब इधर तितर बितर रहेगा परिवार। तो ये छठे भाव के राहु के परिणाम हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 10वें भाव का राहु, 10वें भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं 10वें भाव का राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लिमिटलेस कर्म दे देता है। जब आप कर्म के ऊपर ही फोकस करेंगे और बहुत अच्छा फोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत मेहनत करवाएगा और उसके बाद बहुत अच्छा परिणाम देगा, बहुत बड़े लेवल का परिणाम देगा। 10वें भाव के राहु को, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, राहु 10 में दुनिया बस में। तो बस में कैसे आएगी दुनिया? अपने आप नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हैं राहु मेरे 10 में आ गया है, 10वें भाव में आ गया और मेरी दुनिया बस में आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, कर्म से आएगी। तो यहाँ पर बैठकर आपको कर्म बढ़ाएगा राहु। और जब आप अपने वर्क पर फोकस करेंगे, अपने कर्मों पर फोकस करेंगे, तो उससे आपको बहुत बड़े लेवल का अचीवमेंट मिलेगा। 10वें भाव के राहु और 11वें भाव के राहु में यही अंतर है। 11वें भाव का भी राहु बहुत अच्छा माना जाता है, और इनमें से अगर किसी राशि में हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 11वें भाव का राहु बहुत पैसा देता है, अकस्मात पैसा देता है, अतः लेवल का पैसा देता है। लेकिन 11वें भाव का राहु बिना मतलब का पैसा देता है, बिना मेहनत का पैसा देता है। 10वें भाव का राहु मेहनत करवा के पैसा देता है। ये रीजंस हैं। इसलिए 11वें भाव के राहु जब पैसा देता है तो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। बहुत बार देखा गया है वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर 10वें भाव का राहु पैसा देता है तो राहु मेहनत के बाद पैसा देता है, व्यक्ति को समझ आ जाती है, उसे संभालना आ जाता है पैसे को। तो इसलिए 10वें भाव का राहु 11वें भाव से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन बाकी कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर आपका शनि बहुत मजबूत है तो वो तो मेहनत करवा ही देगा। शनि की महादशा चल रही है, वो तो मेहनत करवा ही देगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ सोचने वाली बात है। 10वें भाव में जब राहु बैठेगा, 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर दृष्टि आएगी, सेम परिणाम आएंगे जो दूसरे भाव पर हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आएगी। 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव पर जब दृष्टि देगा तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, घर से दूर जाकर काम करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ये चीज़ होगा, थोड़ा सा परिवार में लड़ाई झगड़े की भावना थोड़ी सी हो सकती है। ज़्यादा कुछ खराब नहीं होगा अगर अच्छा बैठा है राहु तो, इनमें से किसी राशि में बैठा है तो लेकिन अगर ख़राब बैठा है तो घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माता के स्वास्थ्य को बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपका वाहन होगा तो वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी अगर ख़राब बैठेगा तो। और अगर अच्छा बैठेगा 10वें भाव में तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। फिर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, अकस्मात प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन आ जाएगा आपका, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर छठे भाव पे सेम रिजल्ट आएगा जब उसकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैं रिपीट नहीं करूँगा। 11वें भाव में जैसे मैंने बोला कलयुग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अकस्मात पैसा देगा, बशर्ते उस व्यक्ति को पैसा संभालना आता हो। 11वें भाव में राहु जब बैठता है और राहु की महादशा ऐसे टाइम पे आ जाए कि व्यक्ति का पढ़ने का टाइम हो या बहुत जीवन में बहुत जल्दी आ जाए, तो राहु भ्रमित कर देता है, पढ़ाई में संकट ला देता है, पढ़ाई की स्थिति थोड़ी सी डुबो देता है। ये बात अलग है कि ज्ञान तो अर्जित कर लेगा वो, लेकिन थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा मन हटाएगा, थोड़ी सी दिक्कत देगा। और 11वें भाव में राहु बैठेगा तो 5वें भाव में केतु बैठेगा, संतान से थोड़ी सी दूरी बन जाती है, संतान पक्ष के साथ थोड़ी सी दूरी बन जाती है, और संतान भी थोड़ी लेट होती है क्योंकि केतु 5वें भाव में है। वो केतु के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 11वें भाव का राहु ये परिणाम देता है। पैसों के लिए बहुत अच्छा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत रहेंगी, बहुत महत्वाकांक्षा बंदा होगा, लेकिन हाँ उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में पैसा 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 बस यही सोचता रहता है, कैसे अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करूं, कैसे मैं पैसा कमाऊं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि जहां भी राहु बैठता है उस भाव को लेकर, उस भाव के कार्यकत्व को लेकर जो व्यक्ति है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है,
जैसे कि 10वें भाव में कर्म को लेकर हो जाता है, 11वें भाव में आय महत्वाकांक्षा को लेकर हो जाता है। छठे भाव में रहकर कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है वो उसके लिए गए कर्जे से या दिए गए कर्जे से या फिर उसके रोग से और शत्रु से ही नहीं हटता, उन्हीं में उलझ के रह जाता है वो। तो इसलिए छठे भाव का राहु मैं तो अच्छा नहीं मानता, लेकिन ठीक है। और 5वां भाव डिस्कस कर लिया। 7वें भाव में अगेन 11वें भाव का राहु बैठा है। 7वें भाव में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा, कितना भी अच्छा बैठा हो, कितना भी अच्छा बैठा हो, देगा ही देगा। लव मैरिज के चांसेस हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं, हो सकता है इंटरकास्ट भी हो जाए। मैं ये मना नहीं करूँगा, बाकी ग्रहों की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, बाकी ग्रहों का प्रभाव देखना पड़ेगा, बृहस्पति की स्थिति देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से होगा। लेकिन हाँ, व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से शादी करना चाहेगा। 9वें भाव पे दृष्टि पड़ती है 11वें भाव में बैठे हुए राहु की, वो भी कुछ खराब नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा रहेगा, सब चीज़ों को अगर मैं मिलाकर देखूं अच्छा रहेगा। 11वें भाव का राहु अगेन जब भी कोई भक्ति का कुछ प्रोग्राम करेगा या कुछ भक्ति करेगा भगवान की, वो थोड़ा सा दिखा कर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब परिणाम थे राहु के, जो कि स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, जो कि अच्छा माना जाता है राहु के लिए। और किन राशियों में अच्छा माना जाता है वो भी हमने आज डिस्कस किया। तो आज का सेशन यहीं तक। बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आने वाले टाइम में भी हम इसे थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे, सभी भावों में डिस्कस करना चाहेंगे कि राहु के क्या परिणाम होते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। जय